किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, देखा जाए तो प्रकृति के सबसे बड़े उपासक हम ही तो हैं, लेकिन कहीं देखा जाए तो प्रकृति कई बार हमारे ही कुछ कामों से रोती है। क्या कारण है कि हम प्रकृति को तंग भी उतना ही करते हैं जितनी हम उसकी सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं हमको खेती को प्रकृति से जोड़ना होगा, तब जाकर हम वास्तविक रूप से प्रकृति के सच्चे सेवक बन सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती एक ऐसा ही मार्ग है जिसमें हम प्रकृति के साथ साथ खेती की सुरक्षा भी कर सकते हैं। जैविक खेती के आज जो प्रदेश के सबसे जाने माने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर GS कौशल साहब, जो कि पूर्व कृषि संचालक भी हैं, आज हमारे साथ में हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे जैविक खेती के कुछ और नए तौर तरीकों के बारे में, साथ ही किस तरीके से आप अपने उत्पादन को बरकरार रखते हुए और ज़्यादा अच्छा उत्पादन लेने के लिए, साथ ही लागत कम करने के लिए कौन से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। कृषक भाइयों, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन सब की बहुत बातें चल रही हैं। अभी सबके आप देखिए कि जो जैविक खेती तो हम वर्षों से, जो भारतवर्ष में 10 से 12 हज़ार वर्षों से खेती होती चली आ रही है, ये हमारी खेती को आधारित जैविक खेती थी। अब जैविक खेती का मतलब अपन समझते हैं सीधे साधे शब्दों में कि वो खेती जिसमें हम अपने खेत पे ही जो कुछ उपलब्ध है उसका उपयोग करें, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक और नींदानाशक इन किसी का भी उपयोग ना करें। आपके खेत पे गाय रहेगी, गाय से गोबर, गोमूत्र और खेतों से जो कचरा मिले उस सब के आपने अपनी जैविक खाद बनाना है। और जैविक खाद में भी विशेष रूप से जो हम बार बार बोलते हैं कि भाई दो तरह की अपन, जो एक तो जो केचुआ खाद बनाते हैं जो अपना आइसोटा से बनाते हैं, और दूसरा अपने जो देसी केचुए होते हैं। देसी केचुए जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जो मिट्टी को नीचे से ऊपर तक 10 से 12 फीट तक ऊपर नीचे करते रहते, मतलब रोटेट करते रहते। नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे जाती है, और उसके कारण जो टनल्स बन जाती है या नालियाँ बन जाती है, उससे हमारा बरसात का पानी ज़मीन के अंदर जाता है। और इसीलिए केंचुओं को देशी हरवाहा कहते हैं, हल चलाने जैसा काम करता है। तो ये हमारे देसी है। अब इस समय क्या है, ये बहुत अच्छा समय है जो आज हम बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते करते हमारे खेतों में हमारे देसी केचुए ख़त्म हो गए जी। और ये देसी केचुए अभी भी आप इकट्ठे कर सकते हो। और ये है बरगद, कि नीचे की मिट्टी जो पहला पानी गिरता है, दूसरा पानी गिरता है, तो उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसमें केचुओं के लाखों करोड़ों अंडे होते हैं। बरगद का पेड़ आपने बताया? बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि क्या होता है कि जब दूसरा सीजन होता है, गर्मी हुई वो हुई, बरगद एक ऐसा पेड़ होता है कि उसकी छांव के नीचे ठंडाई बहुत रहती है, और बरगद के जो बड़े बड़े फल लगते हैं जी, उनको पक्षी खाते हैं। वो इतने वजनदार होते हैं कि वो संभाल नहीं पाते, तो वो नीचे गिरते हैं, तो उससे जो है वहाँ खाद बनती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमें वो करना है और करना चाहिए, तो ये बरगद के नीचे की कम से कम 1 फीट मिट्टी जी, इस समय आप एकत्र कर लें और अपने खेत में प्रति एकड़ 15 से 20 किलो आप इसको डाल दें जी। इसमें फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई शहद डालो, देसी घी का घोल बना के डालो, जिससे ये तेज़ी से बढ़ने लग जाए। दूसरा तरीका ये है कि अपन जो है 2 बाय 2 या 3 बाय 3 का गड्ढा बना लें अपने खेत में, और उसके अंदर जो है आप गोबर गोमूत्र का घोल बना के भर दें, ऊपर से ढक दें।
आप देखेंगे कि महीने 15 दिन में आपके पास वो देसी केंचुओं का उस गड्ढे में ढेर लग गया है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे किसान भाइयों को देशी विदेशी केंचुए के गणित में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है, वहाँ पर जो केंचुए उपलब्ध हैं या केंचुए ने जो अंडे दिए हुए हैं, और अगर पास में ही कहीं आपकी गाय भी बनती है तो और ज़्यादा अच्छा है। हाँ, डॉक्टर साहब, जो आपने वर्मी कंपोस्ट की विधि बताई, बहुत सरल तरीके से आपने कह दिया है कि आप वर्मी बेड बना के उसमें कचरे को सड़ाकर मिट्टी और गोबर के ज़रिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्मी वॉश है उसका उपयोग कैसे किसान भाई कर देखो सकते साहब, हैं? पहली बात तो ये है कि वर्मी कंपोस्ट जी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देसी विदेशी केंचुओं की बात हो रही है, ये जो विदेशी केंचुआ है जी ये कचरा खाता है, ये मिट्टी नहीं खाता। जी देसी केंचुआ मिट्टी खाता है। तो जी जो विदेशी जो कचरा अपने खेत में इकट्ठा हो रहा है, जी सारे कचरे को, और जो अभी खरपतवार निकलेंगे जिसको अपन नीलानाशक डाल के मार देना चाहते हैं, उन सब का उपयोग हम खाद बनाने में जी कर सकते हैं। मतलब जैविक खाद बनाए, केंचुआ खाद बनाने। अब केंचुआ खाद बनाने का सबसे बड़ा सरल तरीका है, पहले तो हम नाडेप बनाते हैं जी कि 12 बाय 5 बाय 3 का नाडेप बना दिया। अब नाडेप आपका भू नाडेप भी हो सकता है, टटिया नाडेप भी हो सकता है, और अभी टाइम नहीं है कि पक्का नाडेप हम बना लें, बरसात बाद बना लें। तो अभी तो आप ये लकड़ियाँ गाड़ के जो है टटिया नाडेप बना लें, और उसके अंदर जो कचरा हमारा है 1 फीट 10 इंच उसको इकट्ठा कर लें, उसमें गोबर गोमूत्र घोल के डाल दें। हाँ, और फिर दूसरा लेयर डालें, तीसरी लेयर डालें, 3 फीट तक बना लें उसको, और उसको ऊपर और ले जाए और उसको अपनी कब्र के समान बना दें, जी जिससे कि वो गोल हो जाए। उसको आप मिट्टी और गोबर से लीप देंगे। जी आप देखेंगे कि 20-25 दिन में ये आधा हो गया, मतलब वो सड़ गया, आधा सड़ गया। और केंचुआ जो है वो आधा सड़ा हुआ खाता है, फ्रेश माल नहीं खाएगा, और ज़्यादा खड़ जाएगा तो उसको फिर कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो आधा सड़ा हुआ कचरे में आप इनको कर दें। अब जो आधा सड़ा हुआ जो कचरा हमारा नाडेप में होता है, या तो वही वर्मी कंपोस्ट बनाएं, पर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए आप पक्के पिट बनाएं। तो नाडेप का तरीका किसान भाई जानते हैं कि एक आपको छोटी सी फेंसिंग बनाना है लकड़ियों की, और उसमें लेयरिंग करना है, लेयर से एक के बाद मिट्टी एक, कचरा और हाँ, एक के बाद जी, एक जी। डालें। और जब अपना वो 15, 20, 25 दिन का हो जाए, ऊपर की लेयर हटा दें, जी क्योंकि वो उतनी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, पर नीचे वाला हो जाए। तो नीचे वाला निकाल के ये 12 बाय 5 बाय 1 फीट का बना लें आप, केंचुए के लिए 1.5 फीट का बना जी। लें, बस इससे ऊंचा ना बनाए, और उसमें ये आधा पका हुआ कचरा डाल। जी अब केंचुआ खाद में वर्मी पिट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे बढ़िया है कि उसके चारों तरफ नाली बनाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो चींटियाँ चली जाती है। जी और लाल चींटियाँ जो हैं आपके ये वंश को, केंचुओं को, क्योंकि इनकी जो चिकनाई होती है वो बहुत मीठी होती है, तो उसमें चिपक के उनको खा जाते हैं। जी तो उससे बचाने के लिए चारों तरफ हमें नाली बनाना। अब आपने वर्मी वाश की बात की, अब ये नालियाँ अंदर की तरफ हम जो है इसको जरा सा स्लोप देते हैं जो बनाया है, और उसके चारों तरफ आप उसमें छेद बना दीजिए, तो उसमें से जो निकलेगा इसका वो वर्मी वाश होगा। इसको आप एक तरफ अलग जी, जी। इकट्ठा कर लें, और ये वर्मी वाश को भी देखिए, ये बहुत बड़ा टॉनिक है। वर्मी वाश अपन अलग भी बना सकते हैं, पर मैं जब केंचुआ खाद बना रहा हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसको साइड में अपन किसी डब्बे में, प्लास्टिक के कैन में वो पाइप के द्वारा इकट्ठा कर दें, और इसका 1 लीटर घोल आप 100 लीटर पानी में मिला के छिड़के, तो एक टॉनिक का काम करेगा। जी टॉनिक का काम करें। डॉक्टर साहब, एक के साथ एक मुफ्त का ज़माना ही है, किसान भाइयों को भी अच्छा लगता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद हम इसी बातचीत को जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अल्प विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर GS कौशल साहब से, जो कि पूर्व कृषि संचालक हैं और जाने माने जैविक कृषि विशेषज्ञ भी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश की बात कर रहे थे, जो बहुत सस्ता सा टॉनिक है और बहुत जल्दी खाद बनाने की विधियाँ आपने बताई। गोबर को हम जब जमा करते रहते हैं तो साल भर या 6 महीने 8 महीने जमा करने के बाद अधकचरी सी खाद मिलती है। उसी को अगर हम नाडेप और वर्मी कंपोस्ट के ज़रिए करते हैं तो ज़्यादा जल्दी खाद मिल जाती है, ज़्यादा अच्छी खाद मिल जाती है, गुणवत्ता युक्त खाद मिल जाती है। देखिए क्या है जी जो अपन अपना तरीके से बना रहे थे वो खाद तो बनती नहीं है। जी, वो तो अपन गांव में सब जानते हैं, सबके अपने अपने घूड़े होते हैं। मतलब दिल बहलाने वाली बात है कि हमने खाद डाल दी है लेकिन हाँ, खाद नहीं होती। वही वो घूड़े पे ले जाके जी, अपना जी। सारा कचरा वो डाल देता है। जी पका नहीं पका वो खरपतवार और सारे उसके वो उसके अंदर ही कीड़ों के अंडे भी उसमें चले जाएंगे। सब चले जाएंगे जी और वो पकेगा भी नहीं, साल भर में भी नहीं पक पाता है। और किसान है अभी मई में जो बड़ी तड़ाके की है ना, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जी। धूप पड़ती है, उस कड़ाके की धूप में वो खाद समझ के उसको ले जाके फैला बड़े देते हैं। प्रेम जी, से अपने जी। खेत में डालता है। तो जो थोड़े बहुत उसके जो अंदर नाइट्रोजन होती है वो भी वो गई। जीवाणु जो है जी, जी। वो जीवाणु भी मर गए। जी जी और आपने जो है खरपतवार डाल के नीनानाशक डालने की व्यवस्था कर ली कि भाई अब इतना खरपतवार हो रहा है, अब खेत में हम खरपतवार ख़त्म नहीं कर पाते जी। तो नीना। अब जब अच्छी सड़ी हुई, जैसे गाजर घास की भी बात चलती है कि साहब ये गाजर घास का बीज क्या ना अपने वर्मी कंपोस्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी आपका गाजर घास का बीज भी नष्ट हो जाएगा। पर यदि वो सड़ा हुए नहीं तो वही बीज आपको जाके हजारों की संख्या में हजारों एक एक पौधा जो है मल्टीप्लाई बनाता करवा रहता देगा। है। जी तो मेरा तो गाजर घास में भी यही कहना है कि भैया कभी भी उसमें फूल मत आने दो। जी फूल आने के पहले उसको उखाड़ लो और अपना ये वर्मी कंपोस्ट नाडेप में डाल दो, जिससे उससे बहुमूल्य, मुझे तो कचरा चाहिए, जी को कचरे के लिए आपको बड़ी वो जो है अब जो गोबर जो है, मतलब जैविक खेती के पहले आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि मुझे बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना है, सारा मेरा खाद घर में बनेगा, मेरा कीटनाशक घर में बनेगा, और मेरा जो बीज भी मैं अपने घर पे बनाऊंगा, बाहर से कुछ नहीं खरीदूंगा, तो आप जैविक खेती में सफल होंगे। और नहीं तो अभी मैं बहुत एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, सब प्रमोट कर रहा है, सब जैविक खेती उपलब्ध, जैविक खाद उपलब्ध है, जैविक खाद उपलब्ध है। तो एक स्वावलंबी बनाने का तरीका है जैविक खेती, जिस पे जी। किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। और ये दूसरा तरीका ये भी है कि साहब अब दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस महंगी होती चली जा रही है, और जो आपका खाद है, जी अभी DAP के रेट बढ़ गए, यूरिया के बढ़े, वो तो बढ़ेंगे और बढ़ाना पड़ेगा। आखिर इतनी सब्सिडी देती है शासन, कब तक देगी? जी तो आप उस पर निर्भर मत रहो, अपना खाद बनाओ। और आपके यहाँ जब इस तरह से मैंने जो बताया उस तरह से आप खाद बनाने लग जाओगे तो आपके घर में फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। मैंने लोगों के यहाँ देखा है, उनके यहाँ बोरों पे बोर इकट्ठे होते चले जाते, बनाते रहो साल भर। जी भाई गाय तो मेरे पास है ना, दूध दे रही नहीं दे रही मुझे कोई मतलब नहीं,
और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं भोपाल ही समझ लो तो भोपाल के आसपास के गांव में जब जाता हूँ वो बोलता हूँ यार गौमूत्र का छिड़काव करो, किसान बोलता है गौमूत्र और वो भी देसी गाय का कहाँ से लाए, गाय तो है ही नहीं हमारे पास, देसी गाय ख़त्म कर दी। तो अब देसी गाय के बिना तो जैविक खेती नहीं हो सकती जी। इस पे चाहे जो बात हो, पर जैविक खेती के लिए मुझे देसी गाय चाहिए, देसी गाय का गौमूत्र चाहिए, देसी गाय का गोबर चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो खाद बनाने वाली बातें हुई, लेकिन अगर हमें कीटनाशक के रूप में जैविक कीटनाशक चाहिए तब किसान भाई क्या करेंगे? अब देखो भाई, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है ये मेरा जो है ना क्या बोलते हैं अपना गोमूत्र जी ये गोमूत्र अपने आप में कीटनाशक भी है। जी। ग्रोथ प्रमोटर तो है, ग्रोथ प्रमोटर जैसे हम बोलते हैं कि साहब मैंने बोला आप उसको बीजोपचार करो, गौमूत्र से बीजोपचार करो। जी। इसके बाद जब फसल लगा दिया आपने और 10-15 दिन की हो जाए तो 10% गौमूत्र का छिड़काव करो, तो जो छोटे छोटे माहू या कीट प्रकोप आते हैं वो सब खत्म हो जाए। जी। तो एक ये हो गया। और सबसे बड़ा जो कीटनाशक जो है, कीटनाशक आपके चारों तरफ है, जिसको हम बोलते हैं 5 पत्ती काढ़ा। जी। 5 पत्ती काढ़ा बना लो, ये आपके पास बने रखना चाहिए। हाँ, हाँ, और जैसे धतूरे की पत्ती, नीम की पत्ती, जो बेसन की पत्तियाँ- पत्तियाँ, जो पत्ती अकहुआ की पत्तियाँ, ये सब ले लें। मनुष्य ना खावे, जी। जानवर ना खावे, और जो जहरीली है उस सब के पत्ती को आप लेके 2-2 किलो लो, 10 लीटर उसमें गौमूत्र डाल दो, तुरंत अपने को उपयोग करना है तो रात में भिगो, सुबह उसको उबाल लो, आधी बचे तब तक उबालो, छान के उसका 10%, और नहीं तो 15-20 दिन उसमें रखे रहने दो। प्लास्टिक के ड्रम बढ़िया है और उससे छान के आप उसका उपयोग कर लो। तो डॉक्टर साहब मूल बात यह है कि जैविक खेती के सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, ज्ञान बहुत बड़ा है और पारंपरिक ज्ञान है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है जिसका हमको उपयोग करना चाहिए, और जैसे जैसे हम उसके अनुभव लेते जाएंगे हम उस ज्ञान में परिपक्व होते चले जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर GS कौशल साहब से, जिन्होंने हमको जानकारी दी जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में। और आइए अब चलते चलते सुन लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी के प्रमुख समाचारों पर। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण, मूंगफली की उन्नत किस्में, संतरे के बागों में कीट नियंत्रण, बरसात में पशुओं की देखभाल, पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र। अब खबरें विस्तार से। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई पहले कर दी है वे फसल को खरपतवारों से मुक्त करने के लिए निंदाई जरूर करें। बुआई के 15 से 20 दिन में सकरी पत्ती के लिए क्यूजोलोफाई 800 से 1000 ग्राम दवा और चौड़ी पत्ती के लिए क्लोरोम्यूरॉन 12 ग्राम दवा या इमेजाथाइपर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल की सहायता से पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। खरपतवार नाशक दवा के अभाव में 25 दिन बाद एक निंदाई जरूर करनी चाहिए तथा दूसरी निंदाई आवश्यकता अनुसार बुआई के 45 दिन बाद करें, या डोरा या कुल्फा बुआई के 15 दिन से 20 दिन व 30 से 35 दिनों में कतारों के बीच में जरूर चलाना चाहिए। मूंगफली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत जाति के स्वस्थ बीज और पौध संख्या का बड़ा महत्व होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 100 से 120 ग्राम दाने पर्याप्त होते हैं। प्रति हेक्टेयर 3,33,000 के लगभग पौध संख्या प्रति हेक्टेयर अच्छा उत्पादन देती है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में JL24, SB11, AK 12 से 24, गंगापुरी ज्योति, GG3, JGN3 सर्वाधिक प्रचलित किस्में हैं। इन किस्मों को बीजोपचार के बाद बुआई कर उचित देखभाल के साथ किसान भाई फसल को रोग एवं कीटों से सुरक्षा देकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय संतरे की फसल में चने की इल्लियां प्रकोप दिखा रही हैं।
जिनका रंग भूरा, हरा व काला होता है और उनके ऊपर धारियां होती है जो संतरे की फसल की पत्तियों को छलनी कर देती है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। आप भी अपने संतरे के बगीचों का सही से निरीक्षण करें और अगर आपको अपने बगीचों में इल्लियां नजर आती है तो इसके लिए नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अच्छे से पेड़ों के ऊपर छिड़काव करें। ध्यान रखें, इस समय बारिश का मौसम है। इस समय किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करते समय चिप को यानी स्टिकर मिलाकर ही छिड़काव करें। ठंड के मौसम एवं बरसात में शीत रोग या निमोनिया रोग एक आम बीमारी है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में पशु अचानक खाना पीना बंद कर देता है, नाक से तरल या गाढ़ा पानी निकलने लगता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, जोर से कपकपी एवं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसान भाई ठंड से बचाव के लिए पशु को भूखा ना रखें। उपचार हेतु पशु को पास के पशु चिकित्सालय में दिखाएं एवं चिकित्सक की सलाह या विस्टापेन इंजेक्शन या जोक्टिम प्रतिदिन 2 या 3 दिन लगवाएं। साथ में एविल इंजेक्शन 10 मिलीलीटर दें। यह उपकरण 6 से 8 हॉर्स पावर का पावर टिलर विशेष रूप से विकसित किया गया उपकरण है, जिससे मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतर वाली फसलों जैसे सोयाबीन, ज्वार, चना, अरहर आदि की निंदाई गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए यह उपकरण बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें यंत्र खिंचवा प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा, हत्था, प्रचालन पहिया, स्वीप आदि लगाए गए हैं, जो इस उपकरण को और अधिक कारगर बनाते हैं। इसकी कार्यक्षमता 0.18 से 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है व इसकी प्रचालन लागत लगभग 360 से 530 रुपया प्रति हेक्टेयर आती है। वहाँ बतर आने पर सोयाबीन, मक्का, ज्वार, अरहर, उड़द, तिल आदि की बोनी करें। सोयाबीन की शीघ्र पकने वाली किस्में JS 9560, JS 9305, RBS 2001-4, JS 20 से 29, JS 20 से 69 आदि बोएं। बड़े किसान एक ही खेत में अलग अलग फसलें बोएं, जिससे कि कृषि में जोखिम कम हो सके। किसानों को बीजोपचार करने की भी सलाह दी गई है। किसानों को कल्चर तथा PSB का टीकाकरण बीज पर करने को कहा गया है। जिन खेतों में बोनी की जा चुकी है वहां अतिरिक्त भरे हुए पानी का निकास किए जाने के लिए भी कहा गया है। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की डॉक्टर GS कौशल साहब से और सुना हमने जैविक खेती किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। एक परंपरागत खेती के रूप में कैसे हम इसका विकास स्वयं ही कर सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के अपने आसपास मौजूद वनस्पति से हम जैविक खेती कर सकते हैं। गाय के ज़रिए हम एक खाद और दवाएं सभी तरह की तैयार कर सकते हैं। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ में हमने देखा खबरें खेती की और देश दुनिया के कई सारी ज्ञान की बातें उससे भी हासिल की। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम ज़रूर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।